चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का जो है नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इससे पहले के जितने भी टॉपिक्स हैं उसका वीडियो ऑलरेडी जो है यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया है। आप वहाँ पर स्कूल के यूट्यूब चैनल पर जाकर आप उसे देख सकते हैं। ठीक, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? लॉ ऑफ देखिए, जो न्यूटन्स सेकेंड और थर्ड लॉ था उससे हमें जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण फंडामेंटल जो है प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स का प्रिंसिपल जो है निकल कर हमसे मिला। हाँ, न्यूटन का मोशन का जो सेकेंड और थर्ड लॉ था वही चीज़ है न्यूटन वाला, ठीक ना। तो उन दोनों लॉ से जो है हमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स जो है हमें मिला, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन अ सिस्टम ऑफ सेवरल इंटरेक्टिंग पार्टिकल, यानी कोई ऐसा सिस्टम हो जिसमें कई पार्टिकल जुड़े हुए हैं उसके साथ और उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगता हो, तो जो टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व। सिस्टम का जितना भी लीनियर मोमेंटम होता है सब कंजर्व होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ऑल द पार्टिकल ऑफ द सिस्टम। सिस्टम के जितने भी पार्टिकल होते हैं सारे पार्टिकल के लीनियर मोमेंटम के जो है सम के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, डेराइवेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फ्रॉम द न्यूटन सेकेंड लॉ। पहले हम न्यूटन सेकेंड लॉ से ड्राइव करेंगे, फिर न्यूटन थर्ड लॉ से ड्राइव करेंगे। तो पहले लिखेंगे फ्रॉम द न्यूटन सेकेंड लॉ, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है? हम सपोज कर लेंगे एक आइसोलेटेड सिस्टम ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट, ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर कोई फोर्स न लग रहा हो, वो आइसोलेटेड सिस्टम है ऑफ एन पार्टिकल। हम सपोज कर लेंगे एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल इन विच नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, ऑफ मासेस। चूंकि वो सिस्टम एन पार्टिकल से मिलकर बना है तो हम सपोज करेंगे लेट M1 M2 M3 M4 M5 M6 आर द मास ऑफ Mn आर द मास ऑफ पार्टिकल। एंड ये भी सपोज कर लेंगे कि सारे पार्टिकल जो है जिस वेलोसिटी से जा रहा है n पार्टिकल है मासेस इतना, मूविंग विथ वेलोसिटी, चूँकि सब वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मूविंग विथ वेलोसिटी v1 v2 v3 vn, सारे जो इस वेलोसिटी से रेस्पेक्टिवली जो है मूव कर रहा है। तो मोमेंटम अगर हम टोटल मोमेंटम निकालेंगे तो इसका मोमेंटम सारे का मोमेंटम आपस में जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद निकल जाएगा मुझे टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम का कितना लीनियर मोमेंटम होगा ये हमें निकल जाएगा। तो टोटल मोमेंटम अगर p के बराबर हो तो m1 v1 ये हो जाएगा मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल का, m2 v2 निकालेंगे प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 प्लस mn vn, हो जाएगा मोमेंटम ऑफ द n पार्टिकल। सारे पार्टिकल n पार्टिकल का मोमेंटम के बराबर होगा। अब इसके मोमेंटम को अगर हम p1 कहेंगे तो p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस pn होगा। तीसरा हम देख रहे हैं कि जो टोटल मोमेंटम होगा पार्टिकल के, सारे पार्टिकल के मोमेंटम के सम, लीनियर मोमेंटम के सम के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक ना। अब चूंकि नो एक्सटर्नल फोर्स, एक बॉडी पर जो है कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट हो रहा है, तो न्यूटन सेकेंड लॉ के आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि आपको पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ जो फोर्स लीनियर मोमेंटम होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, फोर्स अप्लाइड के बराबर होता है। जितना फोर्स लगता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है। न्यूटन सेकेंड लॉ यही कहता है, चूंकि सिस्टम आइसोलेटेड है, जब आइसोलेटेड सिस्टम इसलिए F क्या हो जाएगा, 0 के बराबर होगा। F 0 के बराबर होगा तो यहाँ अगर हम 0 करेंगे तो dp बाई में dt इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब dp बाई dt इक्वल टू जब हमारे 0 होगा तो अगर किसी चीज़ का डिफरेंशियल करने पर 0 होता है, इसका मतलब जो मोमेंटम क्या होगा मेरा, वो कांस्टेंट के बराबर होगा, वो मेरा क्या है, कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि P1 P2 P3 जो हमारा मोमेंटम है P1 P2 P3 वो मेरा कांस्टेंट होगा। इस तरह में कहा जा सकता है कि मोमेंटम आर कांस्टेंट, ठीक ना।
P1 P2 P3 सब मेरा क्या हो जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट 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 Pn जो होगा मेरा क्या होगा वो कांस्टेंट होगा, ये मेरा कांस्टेंट के बराबर होगा। ये न्यूटन थर्ड लॉ सेकेंड लॉ से जो है हमें निकाला कि जो सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक ना। ऑब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, जो लीनियर मोमेंटम होता है सिस्टम इज कांस्टेंट, कोई अगर उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा है तो बॉडी का जो लीनियर मोमेंटम होता है वो मेरा क्या होता है कांस्टेंट होता है, ठीक। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फ्रॉम द न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ के आधार पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है वो देखते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ के आधार पर हम सपोज कर लें कि दो बॉडी है, ठीक ना, फ्रॉम द न्यूटन्स थर्ड लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मतलब लीनियर मोमेंटम फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ, फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ से आपको क्या पता चलता है, ठीक ना। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ आपसे क्या कहता है कि यदि किसी बॉडी पर फोर्स लगता है तो बॉडी भी उतना ही फोर्स लगाता है बट अपोजिट डायरेक्शन में लगाता है। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन कहता है। हम सपोज कर लेंगे कि एक बॉडी है जिसका मास जो है आपका m1 है और एक बॉडी है जिसका मास हमारा क्या है m2 है, ठीक ना। ये u1 वेलोसिटी से चल रहा है, ये u2 वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक। ये हो जाएगा बिफोर, मतलब अभी कोलिजन नहीं हुआ है दोनों में, तब की दोनों की मास और वेलोसिटी है। बिफोर कोलिजन की बात हो रहा है, ये बिफोर कोलिजन। और जब कोलिजन होगा दोनों में, यहाँ पर जब दोनों में कोलिजन होगा, मान लीजिए इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, तो ये क्या करेगा, ये a है और अगर ये b हो तो a वाला क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। हम इसको कह दे रहे हैं FB, यानी फोर्स ऑन B ड्यू टू A, और ये क्या करेगा उतना ही फोर्स इक्वल डायरेक्शन में लगाएगा। ये A है और ये B है, तो कह देंगे फोर्स ऑफ A ऑन B। ये जो है A के द्वारा फोर्स लगाया है B पर, ये B के द्वारा फोर्स लगा रहा है, ये दोनों इक्वल अपोजिट फोर्स लगाता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ यही कहता है, ठीक ना। ड्यूरिंग कोलिजन के समय यही हमारा होगा जब हम बात करते हैं ड्यूरिंग कोलिजन, ठीक ना। और आफ्टर कोलिजन क्या होगा भाई, चूंकि जब कोलिजन हो जाएगा तो दोनों के वेलोसिटी में क्या होगा, चेंजिंग आएगा ना। पहले तो आप टक्कर होगा तो दोनों की वेलोसिटी बदलेगा। तो हम सपोज कर रहे हैं कि कोलिजन के पास A की वेलोसिटी जो है हमारा v1 हो गया और इसकी जो वेलोसिटी है B की जो वेलोसिटी आपका v2 हो जाएगा। मास तो दोनों का क्या होगा m1 और m2 ही रहेगा, ठीक, इस तरह हो जाएगा। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ के अनुसार जो फोर्स लगा रहा है क्या हो जाएगा, FBA जो होगा इक्वल होगा बट अपोजिट डायरेक्शन में होगा AB के बराबर। ये न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितना ये फोर्स लगाएगा उतना यही लगाएगा बट अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए मैं यहाँ पर क्या होगा मैग्नीट्यूड में बराबर होगा, डायरेक्शन में अपोजिट होगा, ठीक। अब FAB की बात करते हैं। FBA क्या हो जाएगा, F जो BA है मतलब ये जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स क्या होता है, जो इम्पल्स होता है, इम्पल्स ऑफ, हम कह सकते हैं यहाँ पर इम्पल्स ऑफ, इम्पल्स की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर लिख दे रहे हैं इम्पल्स ऑफ FBA। भाई ये जो फोर्स लगा रहा है कितने समय के लिए लगाएगा फोर्स, तो हम कह सकते हैं FBA इंटू डेल्टा टी। फोर्स इंटू क्या हो जाएगा भाई, फोर्स जो लगेगा FBA इंटू डेल्टा टी, टाइम बहुत शार्ट समय के लिए फोर्स लगेगा। और इम्पल्स ऑफ FAB क्या होगा, फोर्स इंटू इसका भी शॉर्ट टाइम, फोर्स इंटू डेल्टा टी इसका भी होगा। हम बता सकते हैं चूँकि जो हमारा आप जानते हैं कि इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है, तो ये भी हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम के बराबर हो जाएगा। और जो मोमेंटम में चेंज होता है वो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम की हम बात करते हैं। तो हम अगर ये वाला जो होगा इसके लिए फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिखना चाहते हैं तो m1 v1 माइनस m2 v2, m1 u1 m1 v1 माइनस, भाई फाइनल इसका फाइनल मोमेंटम क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी m1 v1 और इनिशियल का होगा m1 u1। तो यहाँ पर कर देंगे m1 u1, m1 और
u1, ठीक ना, मतलब कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। और इसकी बात करते हैं m2v2, इसका जो है चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, तो फाइनल मोमेंटम यानी m2v2 हो जाएगा m2v2 माइनस इसका इनिशियल कितना हो जाएगा m2u2। चूँकि ये दोनों फोर्स क्या एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट है, यहाँ पर दिखाया भी गया है, तो यहाँ पर हम रखे हैं इसके एफ बी ए की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा m1v1 माइनस m2u1, अरे m1u1, और यहाँ से अगर एफ ए बी की वैल्यू रखेंगे तो m2u2 माइनस m2v2 माइनस m2u2। चूँकि ये माइनस होता है ना, दोनों माइनस का साइन है, इसलिए यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस इधर आएगा तो m1v1 प्लस m2v2 इक्वल टू m1u1 प्लस m2u2 होगा। यानी क्या होगा, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। कोलिजन से पहले का मोमेंटम और कोलिजन के बाद का मोमेंटम दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि हमारा जो किसी बॉडी पर जो हमारा टोटल मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व होता है, मोमेंटम में किसी प्रकार कोई चेंजिंग नहीं होती है, ठीक। तो ये रहा हमारा मोमेंटम डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट और सेकेंड लॉ से हम डिस्कस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ कॉनकरेंट फोर्स, ठीक। तो इक्विलिब्रियम ऑफ कॉनकरेंट फोर्स की चर्चा करते हैं। जो फोर्स हमारा एक्ट होता है सेम पॉइंट पर बॉडी के, उसको हम बोलते हैं कॉनकरेंट फोर्स। तो हम कह सकते हैं फोर्स एक्टिंग एट द सेम पॉइंट ऑन अ बॉडी, बॉडी के एक ही पॉइंट पर जो फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं कॉनकरेंट फोर्स। और जब नंबर ऑफ फोर्सेस किसी बॉडी पर एक ही पॉइंट पर लगता है तो जो नेट अनबैलेंस फोर्स और नेट अनबैलेंस फोर्स अगर जीरो होता है तो बॉडी जो हमारा होता है कॉन्टिन्यूस इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन के पोजीशन में रहता है। वो जिस स्थिति में रहेगा उसी स्थिति में रहेगा। स्ट्रेट लाइन में अगर मोशन कर रहा है तो स्ट्रेट लाइन में ही मोशन करता रहेगा, और अगर रेस्ट के पोजीशन में तो रेस्ट के पोजीशन में। यानी इक्विलिब्रियम ऑफ कॉनकरेंट फोर्स का मतलब कि अगर किसी बॉडी पर कई प्रकार के फोर्स एक ही पॉइंट पर लग रहा है और सारे फोर्स के लगने के बाद जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो अगर जीरो के बराबर हो जाए तो बॉडी जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहेगी। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर मोशन करता है तो मोशन ही करता रहेगा, ठीक ना। तो ये हमारा होता है इक्विलिब्रियम की कंडीशन। हम यहाँ पर सपोज कर लेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ कॉनकरेंट फोर्स, तो नेक्स्ट हेडिंग जो हम यहाँ पर डालेंगे वो होगा इक्विलिब्रियम ऑफ कॉनकरेंट फोर्स, कॉनकरेंट फोर्स की इक्विलिब्रियम, ठीक ना। इक्विलिब्रियम ऑफ कॉनकरेंट। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कॉनकरेंट फोर्स क्या होता है। यदि किसी बॉडी के सेम पॉइंट पर कई फोर्स अगर लग रहे हो तो उस फोर्स को हम बोलते हैं कॉनकरेंट फोर्स। तो फोर्स एक्टिंग एट द सेम पॉइंट ऑन द बॉडी इज कॉल्ड द कॉनकरेंट फोर्स। और उस फोर्स के लगने के बावजूद भी बॉडी अगर मेरा जिस स्थिति में उसी स्थिति में रहता है तो उसको हम बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम की पोजीशन। तो हम सपोज कर लेंगे कि F1 F2 और F3 जो है किसी सेम पॉइंट पर लग रहा है, ठीक ना। हम मान लेंगे कि एक बॉडी है F1, उस पर F1 फोर्स, F2 फोर्स और F3 फोर्स लग रहा है। ये बॉडी है जिसमें दो प्रकार के फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक ना। ये हो जाएगा F1 और ये हो जाएगा F2 फोर्स हमारा हो जाएगा। दो फोर्स जो इस बॉडी पर लग रहा है। तीसरा फोर्स अगर हम बात करते हैं, यहाँ से इसके फोर्स का रिजल्टेंट हम फाइंड करना चाहते हैं। पैरेललोग्राम का लॉ बनाए जो है, लॉ के अनुसार इसका हम क्या करेंगे, डायगोनल खींचेंगे और इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा अगर तीसरे के बराबर हो जाता है, इन दोनों का रिजल्टेंट अगर तीसरे के रिजल्टेंट के बराबर हो जाता है तो वहाँ पर जो हमारा फोर्स लगता है ये जो हमारा होगा, चूँकि पैरेललोग्राम के लॉ से हम इसको कह सकते हैं F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर और ये मेरा हो जाएगा F3 वेक्टर। तो इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट इस फोर्स के बराबर हो जाता है। बॉडी हमारा क्या होगा, इक्विलिब्रियम के पोजीशन में होगा। इसको चाहे तो हम ऐसे भी खींच सकते हैं। इस वेक्टर आपका F1 जो होगा ये वेक्टर हमारा F1 वेक्टर हो जाएगा और ये मेरा क्या हो जाएगा, F2 वेक्टर हो जाएगा। और यहाँ से हम रिजल्टेंट खींचते हैं, क्या हो जाएगा, ये F3 वेक्टर के बराबर हो जाएगा। तो बॉडी हमारा क्या होगा, रेस्ट के पोजीशन में होगा। तो यहाँ पर जो F3 के जो फोर्स जो होगा, चूँकि जो F3 फोर्स होगा क्या होगा,
माइनस F1 प्लस F2 वेक्टर के बराबर होगा, क्योंकि उसका डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। तो बॉडी मेरा इक्विलिब्रियम के पोजीशन में होगा और इसको हम कह सकते हैं F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर होता है, जहाँ पर टोटल जो हमारा फोर्स होगा तीनों बॉडी का क्या होगा, तीनों फोर्स के चलते जो रिजल्टेंट फोर्स होगा सम ऑफ द थ्री फोर्स क्या होगा, इसके ऊपर 0 के बराबर होगा। तो इससे बॉडी हमारा क्या होगा, इक्विलिब्रियम के पोजीशन में होगा। तो यहाँ पर कर सकते हैं कि अगर जिस बॉडी पर अगर सारा फोर्स, कई फोर्स आपका लग रहा है और कई फोर्स लगने के बाद भी बॉडी अगर मेरा रिजल्टेंट उसका 0 के बराबर हो जाता है, सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट अगर 0 के बराबर हो जाता है, हम कह सकते हैं कि बॉडी क्या हमारा इक्विलिब्रियम के पोजीशन में होता है। ठीक, तो ये रहा हमारा टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में अब हम पढ़ेंगे कि फ्रैक्शन के बारे में हमें पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है फ्रैक्शन क्या होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल इतना ही इस वीडियो में।